हेलो गाइस, तो वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में अप्रैल महीने के फोर्थ वाले वीक का ये हमारा सेकंड वाला पार्ट है। यानी कि इस वाले पार्ट के साथ आपके अप्रैल मंथ के सारे वीकली पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इसको स्टार्ट करते हैं। तो बताइए, अभी विश्व बौद्धिक संपदा दिवस यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 26 अप्रैल को। और इसकी थीम क्या थी? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड स्मॉल बिजनेस टेकिंग बिग आइडियाज टू मार्केट। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसके सीईओ हैं डैरेन टैंग। आपको याद होगा अभी इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020 जो आया था, उसमें टॉप पे कौन सा देश रहा था? टॉप पे यूएसए था और भारत उसमें 40वें स्थान पे था। और 26 अप्रैल को वैसे हम चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे के रूप में भी मनाते हैं। अच्छा, फिर बताइए, अभी श्रमिक स्मृति दिवस वर्कर्स मेमोरियल डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 28 अप्रैल को। तो इसे मृतक और घायल श्रमिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्मारक दिवस के रूप में भी जाना जाता है। इसे हर साल 28 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी थीम रही इस बार हेल्थ एंड सेफ्टी इज अ फंडामेंटल वर्कर्स राइट। अच्छा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे जो इसे मनाता है। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना होती है 1919 में और इसमें मेंबर कंट्रीज हैं कितने? 187। बाकी एक पॉइंट मैंने आपको बताया था, शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था इसे कब? 1969 में। देखो, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष हैं गे राइडर। और वर्ल्ड लेबर डे कब मनाया जाता है वो भी याद रखो, 1 मई को। फिर बताइए, अभी अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 29 अप्रैल को। हर साल विश्व स्तर पर यह इंटरनेशनल डांस डे के रूप में मनाया जाता है 29 अप्रैल को। और इसका थीम क्या रहा? पर्पस ऑफ डांस, नृत्य का उद्देश्य। फिर बताइए, कौन सी कंपनी भारत में दुनिया का सबसे बड़ा दोपहिया चार्जिंग नेटवर्क बनाएगी? तो आंसर होगा ओला। तो ओला इलेक्ट्रिक ने अपने दोपहिया ग्राहकों के लिए चार्जिंग पॉइंट्स लगाने की घोषणा की है। तो ओला कंपनी का हाइपर चार्जर नेटवर्क ये दुनिया का व्यापक रूप से फैला दोपहिया चार्जिंग नेटवर्क होगा, जिसमें शहरों के मॉल्स हो गए, कैफे वगैरह, आईटी पार्क वगैरह में चार्जिंग पॉइंट्स बनाए जाएंगे। तो ओला ने भारत में 400 शहरों में 1 लाख से ज्यादा चार्जिंग पॉइंट्स लगाने का लक्ष्य रखा है। ओला का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ओला का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा बेंगलुरु में। और इसके सीईओ हैं भावेश अग्रवाल। आपको याद होगा ओला ने पिछले साल एम्स्टर्डम की इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने वाली कंपनी है एटर्गो, उसको खरीद लिया था। बताइए, हाल ही में किसने देश के पहले 3D प्रिंटेड मकान का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा निर्मला सीतारमण। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं ये निर्मला सीतारमण, और इन्होंने आईआईटी मद्रास में देश के पहले 3D प्रिंटेड मकान का उद्घाटन किया। इस मकान को 5 दिनों में तैयार किया गया है। इसे एक्चुअल में ट्विस्टा मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन ने बनाया है, जो कि 2016 में आईआईटी मद्रास के पूर्व छात्रों के द्वारा बनाई गई एक स्टार्टअप फर्म है। अच्छा, अगर पूछे आपसे कि विश्व में पहला 3D प्रिंटेड हाउस बना था कहां पे और कब? 2008 में ही बन गया था, फ्रांस में। और भारत में हाउस फॉर ऑल, सभी के लिए मकान, सभी के लिए घर, इसका लक्ष्य क्या रखा है? 2022। फिर बताइए, हाल ही में कौन सा देश ट्रेकोमा को समाप्त करने वाला दूसरा अफ्रीकी देश बन गया है? तो आंसर होगा गाम्बिया। ट्रेकोमा याद रखना, ये आंखों से संबंधित एक बीमारी है। इसमें क्या होता है, आंखों की जो पलकें होती है ना, उसके नीचे यानी कि उसके अंदर घाव हो जाते हैं। और इसका जो मुख्य कारण है इस बीमारी का, वो नॉर्मल सा है, जैसे कि स्वच्छता की कमी होना, पर्याप्त पानी न मिलना, खराब पर्यावरण, इन सब के कारण ये होता है। और अभी ट्रेकोमा से मुक्त होने वाला दूसरा अफ्रीकी देश कौन सा बन गया? गाम्बिया। अब आपके माइंड में आ रहा होगा पहला अफ्रीकी देश कौन सा था? तो वो था घाना। 2018 में फ्री हो गया था ये। और घाना से तो आप एक पॉइंट लिंक करके याद करो, अभी कोवैक्स के माध्यम से मुफ्त में टीके प्राप्त करने वाला ये पहला देश बना था। दूसरा कौन सा बना था? आइवरी कोस्ट बना था। वैसे अभी आपको याद होगा, चलिए मुझे आप बताइए, कौन सा देश है वो मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था? अभी कुछ दिन पहले की बात है, अल सल्वाडोर। देखो, आंखों से एक फेमस रोग है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे हिंदी में रतौंधी बोलते हैं। किस विटामिन की कमी से होता है ये? विटामिन ए की कमी से। और इसे ही कहते हैं रेटिनॉल। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये डायरेक्ट प्रश्न है। और गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है ये विटामिन है। बाकी देखो, गाम्बिया की कैपिटल होती है बेंजुल, और गाम्बियन डलासाई यहाँ की करेंसी है।
बताइए, भारत के पहले सौर अंतरिक्ष मिशन से प्राप्त होने वाले आंकड़ों को सुलभ बनाने के लिए कम्युनिटी सर्विस सेंटर की स्थापना कहां पे की गई? तो आंसर होगा उत्तराखंड में। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये याद रखें कि आदित्य L1 मिशन ये सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला भारतीय मिशन है। ये इसरो का मिशन है। तो इस मिशन से जो भी हमें डेटा मिलेगा ना, उस डेटा का एनालिसिस करने, उसका विश्लेषण करने के लिए एक कम्युनिटी सर्विस सेंटर बनाया जाएगा। और इस सेंटर का नाम क्या होगा? आदित्य L1 सपोर्ट सेल। और कहां पे स्थापित किया गया है? ये सेंटर उत्तराखंड के हल्द्वानी में स्थापित किया गया। देखो, उत्तराखंड में ही आपको हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र भी मिलेगा, जो कि किसकी सहायता से बनाया गया था? नीदरलैंड की सहायता से। और भारत का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर ये भी उत्तराखंड में बना है, उत्तराखंड के रानीखेत में। बाकी उड़ीसा में आपको याद होगा, उड़ीसा के भुवनेश्वर में भारत की पहली चेस एकेडमी खोली जाएगी। और भारत का पहला FPO पोर्टल लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश में। और अभी नो मास्क नो मूवमेंट अभियान लॉन्च किया था राजस्थान में। फिर बताइए, अभी कलकत्ता हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बन गए? तो आंसर होगा राजेश बिंदल बन गए। इनसे पहले TB राधाकृष्णन थे और वो रिटायर्ड हो गए। बाकी संजीव बनर्जी तमिलनाडु हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने। राघवेंद्र सिंह चौहान उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने। और अरूप कुमार गोस्वामी या आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। और आपको एक पॉइंट बताऊं, अंडमान निकोबार में कोई भी हाईकोर्ट नहीं है, लेकिन उसके मामले कहां पे देखे जाते हैं? कि कलकत्ता हाईकोर्ट में, जिसके नए चीफ जस्टिस बन गए राजेश बिंदल। बताइए, हाल ही में भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के CMD कौन बन गए? तो आंसर होगा अमित बनर्जी। तो अभी पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड ने अमित बनर्जी को भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का CMD चुना है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहां पर है? बेंगलुरु में। देखो, MA गणपति ये नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड के डायरेक्टर जनरल बने। और सुनीत मिश्रा ये रेलवे बोर्ड के अभी चेयरमैन और CEO बने थे। बताइए, अभी हाल ही में किसे वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा TV सोमनाथन को। तो वैसे तो ये हमारे व्यय सचिव यानी कि एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी हैं, और अभी इन्हीं को फाइनेंस सेक्रेटरी बनाया गया है। ये किनका स्थान लेंगे? अजय भूषण पांडे का। अभी तरुण बजाज आपको याद होगा, राजस्व सचिव रेवेन्यू सेक्रेटरी बने थे ये। राजेश बिंदल ये कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने। और अजय सेठ आर्थिक मामलों के सचिव बने थे। बाकी फाइनेंस मिनिस्टर तो आप जानते ही हो, निर्मला सीतारमण है। फिर बताइए, अभी किसे आसिक्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा रविंद्र जडेजा को। आसिक्स ये जापानी स्पोर्ट्स वियर ब्रांड है। और अभी इसी ने भारतीय क्रिकेट टीम और चेन्नई सुपर किंग के जो ऑलराउंडर हैं रविंद्र जडेजा, उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और इससे पहले पिछले साल हमने पढ़ा था, आसिक्स ने टाइगर श्रॉफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था भारत में। रणवीर सिंह ये जस्ट डायल के ब्रांड एम्बेसडर बने। और विराट कोहली अभी वीवो के बने थे। फिर बताइए, अभी किसे सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी नियुक्त किया गया? आंसर होगा वैशाली हिवासे को। तो महाराष्ट्र की है ये वैशाली हिवासे, और इन्हीं को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। बाकी प्रियंका मोहिते अभी माउंट अन्नपूर्णा जो कि नेपाल में है उसको फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। रेखा मेनन नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन बनी। और सोमा मंडल सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला चेयरपर्सन बनी। देखो, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, इसकी स्थापना होती है 1960 में और इसके डायरेक्टर जनरल हैं राजीव चौधरी। अच्छा बताइए, परित्यक्त बच्चों के पुनर्वास के लिए किस राज्य ने अभी हरिहर नीति को शुरू किया है? तो आंसर होगा हरियाणा। हरिहर मतलब हो गया होमलेस, एबंडोन्ड एंड सरेंडर्ड चिल्ड्रन रिहेबिलिटेशन। तो इस योजना के तहत होगा क्या? बाल गृह में आने वाले ऐसे सभी बच्चों का पालन पोषण और पढ़ाई का खर्च राज्य सरकार उठाएगी। और 18 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद ऐसे युवाओं को सरकार सीधे एक्स ग्रेशिया पॉलिसी में कवर करेगी और ग्रुप C और ग्रुप D की नौकरी दी जाएगी ऐसे बच्चों को। और इसके लिए उन्हें किसी तरह का एग्जाम भी नहीं देना होगा। देखो, हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ है। मनोहर लाल खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। फिर बताइए, किस मंत्रालय ने स्वामित्व योजना को लागू किया? तो आंसर होगा पंचायती राज मंत्रालय ने। तो स्वामित्व योजना जो कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 2020 को शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। और पंचायती राज मंत्रालय इस योजना के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल मंत्रालय है।
और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5,000 गांव में 4.09 लाख संपत्ति मालिकों को स्वामित्व के तहत ई संपत्ति कार्ड वितरित किए हैं। स्वामित्व मतलब हो गया सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। और इस योजना से संपत्ति के विवादों को कम करने में मदद मिलेगी। एक्चुअली में आज गांव में रहने वाले लोगों के पास उनके आवास के जो मालिकाना हक होते हैं उसके कोई दस्तावेज नहीं होते हैं, लेकिन इस योजना के अंतर्गत शहरों और गांव के सभी को उनकी जमीन के कागजात मिल जाएंगे। गांव में ड्रोन जैसी नवीनतम टेक्नोलॉजी से जिस प्रकार से मैपिंग और सर्वे किया जाता है उससे हर गांव का सटीक लैंड रिकॉर्ड बन सकेगा। उसके बाद लोगों को अब उनके मालिकाना हक के दस्तावेज ऑनलाइन मुहैया कराए जाएंगे, जिसे ई प्रॉपर्टी कार्ड भी कह सकते हैं। और पंचायती राज मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। फिर बताइए, आरबीआई के अनुसार बैंकों के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ या वोल टाइम डायरेक्टर, इनका अधिकतम कार्यकाल कितना होगा अब? तो आंसर होगा 15 साल। तो अभी आरबीआई ने बैंकों के लिए शासन पर निर्देश जारी किए, जिनमें प्राइवेट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक और विदेशी बैंकों की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनियां शामिल है। और आरबीआई ने क्या कहा कि एक ही व्यक्ति एमडी, सीईओ या वोल टाइम डायरेक्टर के पद पर अब 15 साल से ज्यादा नहीं रह सकता है। तो समय के अनुसार तो 15 साल और उम्र के अनुसार बात करेंगे तो मैक्सिमम 70 साल तक रह सकता है। और आरबीआई ने बैंकों को 1 अक्टूबर 2021 से पहले इसे लागू करने के लिए कहा है। अच्छा, एक नाम आपको याद होगा, उदय कोटक। ये 17 सालों से महिंद्रा के हेड हैं। अब इनके ऊपर ये वाला प्लान लागू नहीं होगा क्योंकि अभी अभी इनकी नियुक्ति हुई है 3 सालों के लिए, इसलिए अब ये 3 साल और रहेंगे। और अब जो भी अपॉइंट होंगे ना, उनके लिए ये वाला प्लान लागू होगा। अच्छा बताइए, अभी स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में कार्य करने वाला पहला कोऑपरेटिव बैंक कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक। तो उत्तर प्रदेश में स्थित शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अभी 26 अप्रैल 2021 से एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में अपना परिचालन शुरू कर दिया। और ये प्रश्न देखिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आरबीआई ने कुछ समय पहले ही शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में काम करने का लाइसेंस दे दिया था और इस तरह से ये पहला कोऑपरेटिव बैंक बन गया स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में काम करने वाला। इसके एमडी सीईओ सुवीर कुमार गुप्ता हैं, हेडक्वार्टर यूपी में है। फिर बताइए, ऑस्कर 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है? तो आंसर होगा नोमैडलैंड। तो ऑस्कर 2021 ये इसका कौन सा एडिशन था? 93rd एडिशन था। और वैसे तो ये हर साल हॉलीवुड के डॉल्बी थिएटर जो कि लॉस एंजलिस में है वहां पे आयोजित किया जाता है, लेकिन इस बार कोविड-19 के कारण इसे ऑनलाइन आयोजित किया गया। और इसमें बेस्ट फिल्म रही थी नोमैडलैंड और बेस्ट एक्टर रहे थे एंथोनी हॉपकिंस द फादर मूवी के लिए, ये याद रखना। बेस्ट एक्ट्रेस रही थी फ्रेंसिस मैकडॉर्मेंड नोमैडलैंड मूवी के लिए और बेस्ट डायरेक्टर रही थी क्लोए झाओ नोमैडलैंड मूवी के लिए। और क्लोए झाओ से याद रखना ये चाइना की है और बेस्ट डायरेक्टर कैटेगरी में ऑस्कर जीतने वाली पहली एशियाई महिला बन गई हैं ये, और विश्व की दूसरी महिला बन गई हैं। ये पॉइंट इनसे ध्यान रखना। वैसे नोमैडलैंड को आप याद रखो, अभी जो बाफ्टा अवार्ड्स हुए थे जो कि इसका 74th एडिशन था उसमें भी ये बेस्ट फिल्म चुनी गई थी। और अभी जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स हुए थे जिसका 78th एडिशन था उसमें भी ये बेस्ट फिल्म चुनी गई थी। और बेस्ट एक्टर मैंने क्या कहा आपको? एंथोनी हॉपकिंस रहे द फादर मूवी के लिए। इनका नाम आपसे एग्जाम में इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बन गए हैं या बुजुर्ग एक्टर बन गए हैं ऑस्कर जीतने वाले। इनकी उम्र है 83 ईयर। बाकी बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म चुना गया डेनमार्क की अनादर राउंड को। अच्छा, इनके अलावा भारतीय फिल्म हस्तियों में इरफान खान और भानु अथैया को इन मेमोरियम से सम्मानित किया गया। तो ये याद रखने हैं आपको, कम से कम जब भी कोई आप पढ़ो इस तरह से अवार्ड तो बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट डायरेक्टर के बारे में पढ़ा करो। बताइए, हाल ही में वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो आंसर होगा कृति करन। तो बेंगलुरु स्थित सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज की मुख्य संरक्षण वैज्ञानिक हैं ये डॉक्टर कृति करन। और अभी इन्हीं को वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया और ये अवार्ड पाने वाली ये पहली भारतीय और पहली एशियाई महिला बन गई है। ये जो अवार्ड है ये वाइल्ड एलिमेंट फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है।
अभी गुनीत मोंगा, फ्रांस का दूसरा सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड मिला था इन्हें, नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स उसको कहते हैं। बाकी रुमाना सिन्हा सहगल, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 इन्होंने जीता। और रंजीत सिंह डिसाले ग्लोबल टीचर पीस प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय बने ये। फिर बताइए, अभी हाल ही में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप 2021 स्टेज 1 में किस देश की महिला रिकर्व टीम ने स्वर्ण पदक जीता? तो आंसर होगा भारत। अच्छा, सबसे पहला प्रश्न कि ये तीरंदाजी विश्व कप 2021 हो कहाँ पे रहा था? ग्वाटेमाला में। और वहीं पे भारत ने मेक्सिको को हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया। अच्छा, तीरंदाजी में एक नाम आपको याद रखना है, दीपिका कुमारी का। एक बार एग्जाम में पूछा गया था इनका नाम, और नाम देकर के बोला था कि इनका संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी से। अभी आपको याद भी होगा बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी कहाँ पे? पोलैंड में। इसमें भारत की महिलाओं ने टोटल कितने गोल्ड जीते थे? 7। और पुरुषों ने केवल 1 गोल्ड जीता था। और भारत उसमें कौन से स्थान पे था? पहले स्थान पे। अच्छा, फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने 12वीं बार बार्सिलोना ओपन टाइटल जीत लिया? तो आंसर होगा राफेल नडाल ने। राफेल नडाल ये किस देश के टेनिस प्लेयर हैं? तो स्पेन के हैं। और अभी इन्होंने 12वीं बार बार्सिलोना ओपन टाइटल जीत लिया है। इसमें इन्होंने किसको हराया? स्टेफानोस सित्सिपास को हराया, जो कि एक ग्रीक प्लेयर है। और इसी के साथ राफेल नडाल एटीपी रैंकिंग में दूसरे स्थान पे पहुंच गए हैं। पहले स्थान पे कौन है, बता सकते हो क्या? पहले स्थान पे है नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के प्लेयर हैं। सेकंड पे आ गए राफेल नडाल, जो कि स्पेन के प्लेयर हैं। और थर्ड पे है डेनियल मेदवेदेव, जो कि रशिया के प्लेयर हैं। राफेल नडाल से मैं आपको बताऊं, देखो एक तो ये याद रख लो, स्पेन के ये टेनिस प्लेयर हैं। प्रश्न सिंपल सा आएगा तो पूछा जाएगा ऐसे कहाँ के प्लेयर हैं। इन्हें किंग ऑफ क्ले कोर्ट भी कहा जाता है। और क्ले कोर्ट में कौन सा ग्रैंड स्लैम होता है? फ्रेंच ओपन होता है। और पिछले साल कौन सा ग्रैंड स्लैम नहीं हुआ था? कई बार बता चुका हूं, विंबलडन ओपन नहीं हुआ था। इस साल अभी तक केवल ऑस्ट्रेलियन ओपन ही हुआ है। और वो ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेंस और वुमेन्स सिंगल टाइटल किसने जीता, ये आपको याद होना चाहिए। तो मेन सिंगल टाइटल जीता नोवाक जोकोविच ने, सर्बिया के प्लेयर है। वुमेन सिंगल टाइटल जीता नाओमी ओसाका ने, ये जापान के प्लेयर है। अच्छा, हमने क्या कहा? राफेल नडाल को किंग ऑफ क्ले कोर्ट कहा जाता है। और क्ले कोर्ट कौन सा वाला ग्रैंड स्लैम है जो क्ले कोर्ट पे खेला जाता है? फ्रेंच ओपन। तो पिछले साल का जो फ्रेंच ओपन है उसमें मेन सिंगल का टाइटल जीता था राफेल नडाल ने ही, तभी तो उन्हें किंग ऑफ क्ले कोर्ट कहा जाता है। और वुमेन सिंगल टाइटल जीता था ईगा स्विटेक ने, जो कि पोलैंड की प्लेयर है। तो ये ध्यान रखना पॉइंट साहब। फिर बताइए, अभी हाल ही में लिविंग माउंटेन नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा अमिताभ घोष ने। तो प्रसिद्ध लेखक हैं ये अमिताभ घोष, और इन्होंने ही ये नई किताब लिखी है जिसका नाम है द लिविंग माउंटेन। और इस बुक में इन्होंने बताया कि इंसानों ने प्रकृति का किस तरह से शोषण किया है। अमिताभ घोष, चलो बताओ, इन्हें कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? 2018 में मिला था 54वां, 54th। और इस तरह से ये पहले अंग्रेजी लेखक थे ये सम्मान पाने वाले। और ये प्रश्न कई एग्जाम में पूछा गया था। बाकी अक्कीतम अच्युतम नंबूदरी 2019 का 55वां ज्ञानपीठ सम्मान मिला था इन्हें। ये मलयालम कवि थे। अभी 2020 में ही इनका निधन हो गया। और जी शंकर कुरूप 1965 में मलयालम साहित्यकार थे ये, जी शंकर कुरूप। और इनको मिला था पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ये नाम भी ध्यान रखना। अच्छा, ज्ञानपीठ जो पुरस्कार होता है ये कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 22 भाषाओं में। और अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं हैं? 22। बाकी शशि थरूर एन एरा ऑफ डार्कनेस नाम की बुक लिखी है। अभी इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। देखो, 2 नाम और बताऊंगा जो कई बार मैं आपको बताता हूं। एक तो शरद पगारे का व्यास सम्मान मिला, और इनके उपन्यास पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए। जबकि शरण कुमार लिम्बाले, इन्हें 30वां सरस्वती सम्मान मिला था सनातन नाम के उपन्यास के लिए। फिर बताइए, अभी किस लेखक ने वेयर अबाउट्स नाम से अपना नया उपन्यास लॉन्च किया? तो आंसर होगा झुम्पा लाहिड़ी। तो प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक है ये झुम्पा लाहिड़ी, और इन्होंने ही वेयर अबाउट नाम से अपना नया उपन्यास लॉन्च किया है। एक्चुअली में ये जो बुक है ये इतालवी उपन्यास है जिसका नाम है इयास डो मीट्रोवो, उसका अंग्रेजी अनुवाद है, और जो कि लेखक झुम्पा लाहिड़ी ने खुद लिखा है।
बाकी आकाश रानीसन क्लाइमेट एक्सप्लेन्ड फॉर वन एंड ऑल नाम की बुक को लिखा। जेके रॉलिंग द क्रिसमस पिग नाम की बुक को लिखा। और इंदिरा नुई पेप्सिको की पूर्व सीईओ हैं ये, माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड अवर फ्यूचर नाम की बुक को लिखा। फिर बताइए, हाल ही में जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा है? तो आंसर होगा अमेरिका। तो सिप्री ने अभी एक रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट का नाम है सिप्री मिलिट्री एक्सपेंडिचर डेटाबेस, और उसमें बताया कि 2020 में दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश अमेरिका है। और अगर टॉप 5 सैन्य खर्च वाले देशों की बात करेंगे तो फर्स्ट पे तो अमेरिका हो गया, सेकंड पे चाइना है, और तीसरे पे आता है भारत, चौथे पे रशिया और पांचवे पे यूके। कुछ समय पहले आपको याद होगा सिप्री ने ही दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश किसे बताया था? सऊदी अरब को। सेकंड नंबर पे भारत को बताया था। सिप्री मतलब होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको स्टॉकहोम स्वीडन में। फिर बताइए, हाल ही में जारी चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? 49 नंबर पे है ये। तो भारत को चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स में 49 पोजीशन पे रखा गया है। और इस इंडेक्स में टॉप पे कौन है? टॉप पे है फिनलैंड, सेकंड पे स्विट्जरलैंड और थर्ड पे सिंगापुर है। फिनलैंड की कैपिटल क्या है? हेलसिंकी। झीलों का देश इसको कहते हैं। ये टॉप पर है इसमें। तो ये जो इंडेक्स है इसको चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस जारी करता है, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। कहाँ की? मतलब कहाँ है उसका हेडक्वार्टर? सिंगापुर में। और ये जो इंडेक्स है ये शासन की क्षमताओं को मापने और निवेश करने के महत्व को दर्शाता है। अच्छा, गुड गवर्नेंस से आपको याद आता होगा एक डे, सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे। कब मनाते हैं? अटल जी के जन्मदिन को मनाते हैं 25 दिसंबर। बाकी आपको याद होगा अभी जो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स आया था, उसमें भारत 87 नंबर पे था, टॉप पे स्वीडन था। जबकि मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 आया था, उसमें भारत 131 पे था और टॉप पे नॉर्वे था। जबकि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो आया था उसमें भारत 142 नंबर पे था और टॉप पे नॉर्वे था। ये भी ध्यान रखना। अब बताइए, अभी किस देश के पाठ्यक्रम में महाभारत और रामायण को शामिल किया गया है? तो आंसर होगा सऊदी अरब। एक्चुअली में अभी सऊदी अरब ने विजन 2030 पेश किया है और इसके अंदर बोला है कि विश्व के जितने भी धर्म हैं, विश्व की जितनी भी संस्कृति है, उसको इसमें पढ़ाया जाएगा। और इसी का हिस्सा है हिंदू धर्म, और हिंदू धर्म के अंदर रामायण और महाभारत को पढ़ाया जाएगा। कहाँ पे? सऊदी अरब में। और इस विजन 2030 में ये भी कहा गया है कि इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी होगी। देखो, सऊदी अरब की बात करेंगे, कैपिटल इसकी रियाद है। 2020 में जो G20 समिट हुआ था यहीं पे हुआ था, और 2021 में G20 समिट होगा इटली में। अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल ये आपको सऊदी अरब में मिलेगा, जिसे क्या कहते हैं? रब अल खाली। फिर बताइए, हाल ही में किस खिलाड़ी ने प्रधानमंत्री केयर्स फंड में $50,000 कोविड के लिए डोनेट किए? तो आंसर होगा पैट कमिंस। तो आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलने वाले ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज हैं ये पैट कमिंस, और इन्होंने भारत में कोविड-19 से लड़ाई में मदद करने के लिए $50,000 डोनेट किए थे। देखो, प्रधानमंत्री केयर फंड की बात करेंगे, जो शुरू हुआ था या जो स्थापित किया गया था कब? 27 मार्च 2020 को बना था ये। यहाँ पे केयर का मतलब क्या होता है? केयर्स मतलब होता है सिटीजन असिस्टेंस रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन। मतलब यहाँ पे जो फंड आएगा ना, ऐसा नहीं है उसको कोरोना वायरस काल में ही उसे निपटाया जाएगा। मतलब कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो उस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा, इसका मतलब ये हो गया। बाकी केन विलियमसन न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान है। इन्हें अभी 6 साल में चौथी बार सर रिचर्ड हेडली पदक से सम्मानित किया गया। बाकी थिसारा परेरा एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले पहले श्रीलंकाई बने ये। फिर बताइए, अभी मारुति सुजुकी के पूर्व प्रबंध निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर का निधन हो गया। नाम क्या था उनका? जगदीश खट्टर था। तो मारुति सुजुकी के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर थे ये जगदीश खट्टर, जिनका भी निधन हो गया। और उन्हें मारुति को भारत की सबसे बड़ी कार कंपनी के रूप में स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। अभी कृष्णमूर्ति संतानम, इनका भी निधन हो गया। ये वर्ष 1998 के पोखरण परीक्षणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले भारतीय परमाणु वैज्ञानिक थे कृष्णमूर्ति संतानम। पद्म भूषण पुरस्कार इनको मिल चुका है।
और राजन मिश्रा की बात करेंगे तो भारत में बनारस घराने के प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे ये पंडित राजन मिश्रा। इनका भी निधन हो गया। वे भारतीय शास्त्रीय गायन की ख्याल शैली में गायक थे। पद्म भूषण इनको मिल चुका, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और तानसेन सम्मान तक इनको मिल चुका। निधन हो गया इनका लेकिन अभी। फिर है यूनिसेफ ग्लोबल वैक्सीनेशन इनिशिएटिव का नेतृत्व कौन कर रहा है? तो आंसर होगा डेविड बैकम। तो यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर जो हैं डेविड बैकम, इन्होंने वैक्सीन में विश्वास पैदा करने और दुनिया भर के अभिभावकों को अपने बच्चों को घातक बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 7 फंड फॉर यूनिसेफ की स्थापना की है। बाकी नटालिया वोडियानोवा, ये रशिया की सुपर मॉडल हैं और अभी ये यूनाइटेड नेशन की गुडविल एम्बेसडर बनी थी। देखो, यूनिसेफ मतलब होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, जिसकी स्थापना होती है 1946 में। हेडक्वार्टर मिलेगा न्यूयॉर्क में और इसके हेड है हेनरिटा एच फोर। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किसने हेलीकॉप्टर इंजन एप्लीकेशन के लिए सिंगल क्रिस्टल ब्लेड तकनीक को विकसित किया? तो आंसर होगा डीआरडीओ ने। तो अभी डीआरडीओ ने हेलीकॉप्टरों के लिए एक सिंगल क्रिस्टल ब्लेड तकनीक को विकसित किया है और इन ब्लेड को निकल मेटल को यूज करके बनाया गया है, क्योंकि ये जो मेटल है निकल, ये हाई टेम्परेचर को सहन कर सकता है। और इस तरह से 300 ब्लेड बनाई है, मतलब 60-60 के 5 सेट बनाए हैं। और याद रखना, इसमें से एक जो सेट है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को दिया है ताकि वो इसका उपयोग अपने स्वदेशी हेलीकॉप्टर में कर सके। और इसका उपयोग इंजन में होगा, हेलीकॉप्टर के इंजन में होगा। और इस इंजन में अत्यधिक यानी कि ज्यादा तापमान सहन करने की क्षमता हो, इसीलिए इस सिंगल क्रिस्टल ब्लेड का उपयोग किया जाएगा। और इस तरह से इस तकनीक को उपयोग करने वाला भारत 5वां देश होगा। बाकी डीआरडीओ, इसकी स्थापना होती है 1958 में। इसके अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी हैं। अभी डीआरडीओ ने साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया था? हेमंत कुमार पांडे को दिया था। अच्छा बताइए, हाल ही में किस देश ने नियो 01 रोबोट को लॉन्च किया जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष मलबे को हटाना है? तो आंसर होगा चाइना ने। नियो 01 ये एक रोबोट है जो एक चीनी अंतरिक्ष स्टार्टअप द्वारा निम्न पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च किया गया था और इसे अंतरिक्ष में जो मलबा है उसे हटाने के लिए प्रायोगिक आधार पर लॉन्च किया था चाइना ने। और इस रोबोट को चीन का जो लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट है उसके द्वारा लॉन्च किया गया था। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग है, करेंसी है रेनमिनबी और प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग।